हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का टॉपिक यह है कि हम पढ़ेंगे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। और दिस इज़ माय ओन हैंड रिटन नोट्स। अगर किसी को भी चाहिए तो मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, वहाँ पे आप मैसेज करके यह पीडीएफ पा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का मतलब होता क्या है। सबसे पहले the quantity theory of money states that the general price in an economy is directly proportional to the quantity of money in circulation, assuming other thing remaining constant। देखिए, यह है इसका जस्ट सिंपल मीनिंग है। इसके बारे में पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में क्या क्या है। देखिए, अगर हम सिंपल वर्ड में क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या है अगर समझेंगे तो यह थ्योरी यह बताता है, अगर मनी सप्लाई किसी भी कंट्री में ज़्यादा हो तो उसका प्राइस भी ज़्यादा होगा, जिसके कारण से इन्फ्लेशन होता है। क्योंकि अगर किसी भी कंट्री पे ज़्यादा से ज़्यादा मनी सप्लाई होगा तो ऑब्वियसली गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ेगा, और अगर गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिक आएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर पैसा कम सप्लाई होगा तो प्राइस भी कम होगा और डिफ्लेशन होगा। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, किसी भी इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन भी एक खतरा है और डिफ्लेशन भी एक खतरा है, जो कि इसीलिए एक इकोनॉमी को हमेशा इक्विलिब्रियम में रहना पड़ता है। अगर इन्फ्लेशन आया तो भी डेंजर होगा और डिफ्लेशन आया तो भी एक इकोनॉमी के लिए डेंजर होगा। तो आइए हम बारीकी से समझते हैं एक्चुअली क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या कहता है और इस थ्योरी का मेन पर्पस क्या था। तो देखिए, द बेसिक आइडिया इज प्राइस चेंजेस बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ मनी चेंजेस। ऑब्वियसली अगर किसी भी कंट्री में मनी सप्लाई ज़्यादा होगा तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली प्राइस पे होगा, और प्राइस पे अगर इफेक्ट हुआ तो इसका इफेक्ट डायरेक्टली एक कंट्री की इकोनॉमी होगा, जो कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को मेज़र करता है। तो इसीलिए प्राइस चेंजेस बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ मनी चेंजेस। ओके, देखिए, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पढ़ने से पहले हम ये चीज़ जान लेते हैं कि कितने इकोनॉमिस्ट थे जो कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी दिए थे। फर्स्ट, क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जो कि 16 एंड 17 सेंचुरी में आया था। उसके बाद जो आया था फिशर ट्रांजैक्शन अप्रोच, और फिशर ट्रांजैक्शन अप्रोच के बाद ही क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी फेमस हुआ था। उसके बाद फिशर को क्रिटिसाइज किए थे कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच, जहाँ पे मार्शल, पिगू एंड रॉबर्टसन ने अपना इक्वेशन दे के फिशर इक्वेशन को क्रिटिसाइज किए थे। उसके बाद केन्स ने क्रिटिसाइज किया था इन दोनों को। उसके बाद मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्रीडमैन ने क्रिटिसाइज किया था इन लोगों को। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी व्हिच इज फिशर्स ट्रांजैक्शन अप्रोच। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए थ्योरी को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिशर ट्रांजैक्शन अप्रोच। फिशर ट्रांजैक्शन अप्रोच, और एक बात बोल रहा हूँ, यह नोट्स पूरा अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम मैंने तैयार किया है। अगर आप एग्ज़ाम में अकॉर्डिंग टू दिस नोट्स लिखेंगे तो आपका मार्क 100% श्योर आएगा। यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, एजम्पशन पढ़ेंगे, डायग्राम पढ़ेंगे, इक्वेशन पढ़ेंगे, क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे, आफ्टर दैट हम कंक्लूजन पढ़ेंगे। ओके, देखिए, इंट्रोडक्शन पे है, द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड द जनरल प्राइस लेवल। इसका मतलब क्या होता है? क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी यह एक्सप्लेन करता है कि मनी सप्लाई और जनरल प्राइस लेवल के बीच क्या रिलेशन है। तो द मोस्ट सिस्टमेटिक वर्जन वाज डेवलप्ड बाय इरविंग फिशर इन हिज बुक द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। तो यह थ्योरी इरविंग फिशर ने अपना एक फेमस बुक पे दिया था जिसका नाम था द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, और वो बुक 1911 में पब्लिश हुआ था। ठीक है,
और एक बार बोल रहा हूँ, ठीक से सुनिए। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी यह कहता है कि मनी सप्लाई और प्राइस लेवल के बीच क्या रिलेशन है। आइए नेक्स्ट स्लाइड को मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू फिशर, द जनरल प्राइस लेवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, एज्यूमिंग अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? फिशर कहते थे जनरल प्राइस लेवल डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द क्वांटिटी ऑफ मनी। इसका मतलब अगर किसी भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ता है तो वह लीड करेगा प्राइस इंक्रीजिंग। आफ्टर दैट जब प्राइस बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ने के बाद आएगा इन्फ्लेशन। और सेम चीज़ बोले हैं, अगर मनी सप्लाई कम हुआ है, मनी सप्लाई अगर कम होगा तो वो लीड करेगा प्राइस कम करने को। आफ्टर दैट सिचुएशन आएगा डिफ्लेशन का। आई होप आप लोगों ने फिशर ने क्या कहा था समझ गए। तो आइए पढ़ते हैं इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग पे फिशर ने कहा है द थ्योरी स्टेट दैट द वैल्यू ऑफ मनी डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर किसी भी पैसा एक इकोनॉमी में चल रहा है, मनी इन सर्कुलेशन का मतलब फिशर ने कहा है द वैल्यू ऑफ मनी डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। एक पैसा कितने लोगों के पास सर्कुलेट हुआ है, उसी के हिसाब से उस पैसे का वैल्यू होता है। यही बात फिशर ने अपने थ्योरी में बताया। देखिए, ठीक से समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है व्हेन मनी सप्लाई इंक्रीजेस प्राइसेस राइज एंड द परचेजिंग पावर ऑफ मनी फॉल्स। कॉन्वर्सली व्हेन मनी सप्लाई डिक्रीजेस प्राइसेस फॉल एंड परचेजिंग पावर राइसेस। देखिए, इसका मतलब क्या है? सिंपल है, जब भी मनी सप्लाई इंक्रीज होगा प्राइस क्या होगा? प्राइस और परचेजिंग पावर दोनों कम हो जाएंगे। और जब मनी सप्लाई डिक्रीज होगा तो प्राइस फॉल होने के साथ साथ परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा। यही है फिशर का एक्चुअल थ्योरी। फिशर जो थ्योरी दिए थे उसका एक्चुअल मीनिंग यही है। अगर आप ये समझ लेते हैं तो फिशर ट्रांजैक्शन अप्रोच आप लोगों ने 100% समझ लिया है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। ठीक है, इसे आप लोग एक बार ठीक से पढ़ लीजिए, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा है, कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है। देखिए, और एक बार बोल रहा हूँ, जब एक इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ता है तो क्या होता है? प्राइसेस भी बढ़ने लगता है। और जब प्राइसेस बढ़ेगा तो परचेजिंग पावर क्या होगा? कम होगा। और परचेजिंग पावर का मतलब क्या होता है? आपके पास अगर जितने भी पैसे हैं उस पैसे से खरीदने का पावर कितना है, उसे कहते हैं परचेजिंग पावर। और उसके जस्ट ऑपोजिट व्हेन मनी सप्लाई डिक्रीजेस, अगर मनी सप्लाई कम हो गया तो प्राइस क्या होगा? फॉल होगा। उसके बाद परचेजिंग पावर क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली अगर प्राइस फॉल हुआ तो परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड व्हिच इज एजम्पशन ऑफ द थ्योरी। देखिए, यहाँ पे मैंने सिंपली मेंशन किया है मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो प्राइस लेवल बढ़ेगा, प्राइस लेवल इंक्रीज होगा तो इन्फ्लेशन आएगा। ओके, आइए देखते हैं एजम्पशन क्या क्या है। फर्स्ट इज फुल एम्प्लॉयमेंट, सेकेंड वन इज वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन रिमेन कांस्टेंट, आफ्टर दैट वेलोसिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस रिमेन कांस्टेंट। देन फोर्थ एजम्पशन कहता है मनी इज यूज ओनली एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिफ्थ एजम्पशन कहता है नो होर्डिंग ऑफ मनी। सिक्स्थ एजम्पशन कहता है कि इकोनॉमी इज लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। सेवेंथ एजम्पशन कहता है कि परफेक्ट कंपटीशन। आइए इन एजम्पशन को वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, मैंने पूरा अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम इस नोट्स को मेकिंग किया है। देखिए, एजम्पशन को मैंने एक्सप्लेन किया है, वेट, उसके बाद हम डायग्राम को जाएंगे। फर्स्ट एजम्पशन को हम लोग पढ़ लेते हैं। कहाँ पे है एजम्पशन? व्हाट इज द एजम्पशन? आई थिंक मैंने एजम्पशन को एक्सप्लेन नहीं किया है इस नोट्स पे।
फिर भी मैं बोल देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, मैं उसमें एजम्पशन ऐड करके आप लोगों को सेंड कर दूँगा। देखिए एजम्पशन तो मैंने एक्सप्लेनेशन ऐड नहीं किया है, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी ऑब्वियसली आप अगर क्लासिकल टाइम पीरियड का एजम्पशन पढ़ेंगे, एजम्पशन ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स, देन वहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, परफेक्ट कंपटीशन होगा। ये सब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के एजम्पशन है। क्लासिकल थॉट ऑफ इकोनॉमिक्स आप लोग एक बार जरूर पढ़िएगा, ठीक है। एंड वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन रिमेन कांस्टेंट का मतलब होता है कोई भी पैसा अगर सर्कुलेट हो रहा है उसका वेलोसिटी कांस्टेंट यहाँ पे एज्यूम किया है। देन वेलोसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन रिमेन कांस्टेंट। देन मनी इज यूज ओनली एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दैट मीन्स अगर कोई भी इंसान जितना भी पैसे वो इनकम कर रहा है वो सभी को ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए यूज करेगा। यही इसका ये एक एजम्पशन है जिसको क्रिटिसाइज करते हुए कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच आया। ये दिस इम्पोर्टेंट, दैट्स वाई दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एजम्पशन। उसके बाद क्या क्या? मनी इज यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये तो। देन नो होर्डिंग ऑफ मनी। देन इकोनॉमी इज इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। ऑब्वियसली क्लासिकल इकोनॉमिक्स ऑलवेज बिलीव करते थे इक्विलिब्रियम पे, और वो कहते थे कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, क्योंकि इन लॉन्ग रन वहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन होता है। देयर इज़ नो लॉसेस इन लॉन्ग रन, क्योंकि वहाँ पे फ्री मार्केट इकोनॉमी होता है। देन प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी होता है। देन वहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन होता है। इसीलिए क्या होता है, मार्केट हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है। और लास्ट इज परफेक्ट कंपटीशन। आई होप यू ऑल नो दैट अबाउट परफेक्ट कंपटीशन। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम, नेक्स्ट move to the next slide, which is equation of this theory. Listen me guys very carefully, because equation is most important in any theory. Equation is most important, and without equation your theory is not complete. Okay, then the famous Fisher's equation is that mv equal to pt. Very easy equation, where m represent quantity of money and v represent velocity of circulation, P represent general price level and T represent total volume of transaction. Okay. Therefore P equal to mv by T. Since V and T are assumed to be constant, velocity of money and volume transaction assumed to be constant. P alpha m, इसका मतलब क्या होता है? प्राइस वेरी डायरेक्टली विथ मनी। इसका मतलब अगर किसी भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ता है तो ये किसको लीड करेगा? प्राइस को डायरेक्टली लीड करेगा, ठीक है। बहुत ईजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आराम से समझ लोगे, है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे डायग्राम। इसका डायग्राम क्या कहता है? देखिए डायग्राम बहुत ईजी है। ऑब्वियसली इफ देयर इज अ परफेक्ट relationship between quantity, if there is a perfect relationship between money supply and price level, that means the slope of the diagram will be upward, which is this. That's why the diagram is upward, because if money supply increases, price level also increases. If money supply decreases, price level also decreases, and vice versa. That's why the diagram of this theory is upward sloping. Okay, now move to the next slide. After that, Fisher give one another equation, and question is that why was the second equation needed? Because the simple equation assume that only cash money in used for transaction. फिशर ने जो पहले इक्वेशन दिए थे वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया था कि एम वी इक्वल टू पी टी, और उस इक्वेशन में उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ ट्रांजैक्शन, पैसा कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है उसे के बारे में बोलता था। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी अगर चेक करें तो लोग बैंक अकाउंट में भी ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंक डिपॉजिट यूज करते हैं,
क्रेडिट मनी यूज करते हैं। इसी के कारण फिशर ने और एक नया इक्वेशन दिया, उसी इक्वेशन को मॉडिफाई करके नया इक्वेशन दिया। देखिए, देयरफॉर द फिशर इक्वेशन इग्नोर ए मेजर पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई। देन फिशर ने नया इक्वेशन दिया जिसको कहते हैं फिशर सॉल्यूशन। उन्होंने ही उस इक्वेशन को और एक बार मॉडिफाई करके दिया। ही एडेड बैंक डिपॉजिट एंड देयर वेलोसिटी। और नया इक्वेशन क्या है, एम वी प्लस एम डैश वी डैश इक्वल टू पी टी। दिस मेड थ्योरी मोर रियलिस्टिक। उसके बाद आइए देखते हैं व्हाट आर द क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी। क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी में हम पढ़ेंगे, देखिए, नो डाउट दिस थ्योरी इज वेरी हेल्पफुल बट एवरी थ्योरी हैज देयर डिमेरिट्स ऑल्सो ए मेरिट्स। सो इसका डिमेरिट्स क्या है, अनरियलिस्टिक ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एजम्पशन, देन वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, then third one is transaction difficult to measure, then ignore demand for money, then neglect interest rate, then not applicable during depression। यह था इसका क्रिटिसिज्म। देन क्रिटिसिज्म का एक्सप्लेनेशन आइए देखते हैं। अनरियलिस्टिक फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है इन रियलिटी अनएम्प्लॉयमेंट ऑफन एग्जिस्ट। हाँ, यह बात ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट तो पॉसिबल नहीं है ना कहीं बेरोजगारी तो होगा ही, इसीलिए इसको क्रिटिसाइज किया है। और सेकंड क्या है, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंज विद बैंकिंग हैबिट्स टेक्नोलॉजी एंड एक्सपेक्टेशन। या नो डाउट वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। उसके बाद क्या है, ट्रांजैक्शन डिफिकल्ट टू मेजर। ऑब्वियसली कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है क्या हम उसको मेजर कर सकते हैं, हाँ मेजर कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट होता है। उसके बाद है इग्नोर डिमांड फॉर मनी। ऑब्वियसली फिशर सप्लाई साइड बात किए हैं, लेकिन डिमांड फॉर मनी को उन्होंने इग्नोर किया है, जो कि हम पढ़ेंगे कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच में। मार्शल पिगुएन रोबर्टसन ने जो इनको क्रिटिसाइज किया है। उसके बाद क्या है, नेगलेक्ट इंटरेस्ट रेट। हाँ, ये बात भी सच है, इन्होंने इंटरेस्ट रेट को नेगलेक्ट किया था, लेकिन इसी टॉपिक को लेके केन्स इनको क्रिटिसाइज किया है और उन्होंने इंट्रोड्यूस दिया 3 मोटिव। हम पढ़ेंगे, सब एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, सब रिलेटेड है। एक थ्योरी आप लोग ठीक से पढ़ देंगे, उसके बाद हम और एक थ्योरी जब पढ़ेंगे तो आप लोग बहुत इजी से समझ पाएंगे एक्चुअली थ्योरी क्या कहता है। सभी थ्योरी इंटरलिंक है। देखिए, क्रिटिसिज्म क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी को लेके ही क्रिटिसिज्म को लेके ही नया थ्योरी आता है, इसीलिए दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप लोग ये जान गए तो इसका मतलब आप लोग इसके बाद जो थ्योरी आएगा उसको बहुत ही आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। देन कंक्लूजन में क्या कहते हैं, देखिए बहुत इजी थ्योरी था। कंक्लूजन में फिशर ने कहा है, फिशर ट्रांजैक्शन अप्रोच इज द क्लासिकल वर्जन ऑफ द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इट एस्टैब्लिश द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस through the equation mv equal to pt. Although criticized for its unrealistic assumption, it laid the foundation for modern monetary economics and remains important for understanding inflation and long run. I hope कंक्लूजन भी आप लोगों ने समझ लिया होगा। कुछ भी नहीं है, जो भी हमने इस थ्योरी के अंदर पढ़ा है वही कंक्लूजन में आएगा। तो देखिए, यही था फिशर ट्रांजैक्शन अप्रोच, और यह बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने नोट्स मेकिंग किया है। अगर आप लोग चाहते हैं इस नोट्स का पीडीएफ तो आप लोग को मैं सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, और अगर आप डायरेक्टली यूट्यूब के थ्रू भी नोट्स बनाना चाहते हैं तो यू कैन राइट डाउन इट। सो यही था फिशर ट्रांजैक्शन अप्रोच। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। तो थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर देना, मुझे थोड़ा मोटिवेशन आएगा। और मैं सभी टॉपिक का नोट्स मेरे पास है, अगर आपको किसी भी टॉपिक का नोट्स चाहिए तो आप लोग बेझिझक मुझे मैसेज कर सकते हैं।
मेरे पास नोट्स होगा तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसे प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि मेरा थॉट ये है कि आप लोग पढ़िए, सबको पढ़ने का हक है। ठीक है, थैंक यू, सब्सक्राइब कर देना।